तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, जिसका कि कल आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो कल यानी कि 29 सितंबर, जी हाँ बच्चों, 29 सितंबर 2023 को जो कल आपका मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, इसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, इस सैंपल पेपर वाली वीडियो को। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यालय स्टडी पॉइंट को। इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, और स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल देता हूँ, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, फोड़ के आना एग्जाम में, ठीक है। फोड़ के आना इन द मीन्स कि पूरा पेपर करके आना है, अच्छे से पेपर अटेंड करके आना है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12 है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल का जो कल पेपर होगा आपका वो 3 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। और ये वाला जो सैंपल पेपर है ये हम लोग कर ही रहे थे, ये हमारा चौथा सैंपल पेपर था, फोर्थ सैंपल पेपर था, जिसका पार्ट 1 वाला वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये इस सैंपल पेपर का यानी चौथे सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया जो भी क्वेश्चन हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो मैंने सैंपल पेपर वाली वीडियोस बनाई है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो वाला सामान्य निर्देश डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखेंगे ना इस सैंपल पेपर का, तो उनके हम लोग सामान्य निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सेक्शन सी से, जिसको आप खंड ग भी बोलते हैं हिंदी में, जिसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी जो रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन सी में हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे इनका आंसर हमें 40 शब्दों में देना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हमें 100 शब्दों में देना है, और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे इनका आंसर हमें 150 शब्दों में देना है, ठीक है, 150 वर्ड्स के अंदर। और इसी सेक्शन के अंदर हमसे मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, उनका आंसर भी हमें देना है, ठीक है। यही चीज आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में सामान्य निर्देश करके आता है, इंग्लिश में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही जो कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 29 सितंबर 2023 को आपका जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 24 तक जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ये 2 मार्क्स के यानी 2 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 6 नंबर के और मैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, कि एजेंडा 21 क्या है। तो देखिए एजेंडा 21 का मतलब है रियो सम्मेलन में सतत विकास के कुछ तौर तरीके सिखाए गए, इसे ही एजेंडा 21 कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जिससे कि आप अपना डेवलपमेंट तो कर ही सके, आगामी भविष्य को, जो फ्यूचर जनरेशन है, आगामी पीढ़ी है, उसको देख करके हमें अपना विकास करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमें जमीन से खोदने पर कई देशों में जैसे सऊदी जैसे देशों में तेल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो तेल वगैरह को हमें इतना ही यूज करना चाहिए जिससे कि हम अपना विकास कर सके और फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है
वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं कि भैया हम तेल वगैरह जो हमें मिल रहा है उसका इतना इस्तेमाल कर ले कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और फ्यूचर में जो जनरेशन आए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो या हमारे पोते पोती जो होंगे वो आए और वो बोले कि चलो भैया पेट्रोल डीजल देखने के लिए चलो म्यूजियम चलते हैं। क्यों म्यूजियम क्यों जाओगे भैया, पेट्रोल डीजल तो आपको यहाँ पर ऐसे नॉर्मली पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा। अरे नहीं, पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा। हमारे दादा परदादा जो थे ना, वो विकास करने के चक्कर में इतना ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज कर गए कि आज के टाइम पे है ये नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको पेट्रोल डीजल देखने जाना है तो म्यूजियम में जाना पड़ेगा। तो इस तरह का विकास हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमें अपना विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, वो ये देख करके करना है कि भैया हमारा तो यहाँ पर विकास हो ही सके, साथ ही साथ जो आगामी भविष्य में आने वाली जनरेशन है उनको भी ये चीजें मिल सके, ये रिसोर्सेज मिल सके जो हमें आज के टाइम पे मिल रहा है। क्योंकि भैया हम किसी चीज के मालिक नहीं है, हम एक किराएदार के रूप में इस धरती पर आए हैं और एक ना एक दिन सबका टाइम आता है भैया। तो एक दिन हमारा भी टाइम आएगा और ऊपर से बुलावा जब आएगा तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो चीजें हमें यहाँ पर मिला है वो किराए के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं कि मालिक बन करके हम सारा इस्तेमाल करके चले जाए और फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आए उनको कुछ मिले ही ना। ठीक है, तो इन चीजों को देख करके हमें अपना विकास करना चाहिए। इसे ही हम लोग यहाँ पर सतत पोषणीय विकास, ये सतत विकास जो कह लीजिए इसे कहते हैं। और यही तौर तरीके जो है सिखाए गए थे जो रियो सम्मेलन हुआ था हमारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में इसी तरह के तौर तरीकों को सिखाया गया था। इसे ही हम लोग एजेंडा 21 जो है कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज एजेंडा 21 और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने का क्या कारण था, इसको आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और चीन जैसे जो विकासशील देश है इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दिया गया। तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों कि जो आपका भारत और चीन जैसे जो देश है इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से दूर रखने का प्रयास क्यों किया गया है। इनको बोला गया एक तरह से कि आपको आजादी है, आप क्योटो प्रोटोकॉल का जो नियम है उसको मानना चाहे तो मानिए, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भैया, एक मीटिंग हुआ था जिसके अंदर जो है सो कि धरती को बचाने की बात की गई थी। ये मीटिंग कहाँ हुआ था, ये जापान में हुआ था। अब जापान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इधर साइड में आप देखेंगे, ये आपको यहाँ पर जापान देखने को मिलेगा। ये है आपका जापान। ठीक है, ये जापान देश है। यहाँ पर एक शहर है आपका क्योटो, जैसे दिल्ली आपका एक शहर है ना, कैपिटल जिसको आप कह सकते हैं भारत का, इस तरह से। तो उसी प्रकार से जापान का कैपिटल यहाँ पर क्योटो तो नहीं है, लेकिन क्योटो एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। ठीक है, यहाँ पर मीटिंग हुआ था, बहुत सारे देशों ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया जिसे यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल मीटिंग कहा गया। ठीक है, इसके अंदर भारत हो गया, चीन हो गया, आपका ब्राजील हो गया, यहाँ पर रूस वगैरह हो गया, ठीक है, अमेरिका वगैरह हो गया, इस तरह के देशों ने हिस्सा लिया था। विकसित और विकासशील दोनों देशों ने हिस्सा यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया कि कैसे हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो इतना बढ़ रहा है, धरती का जो तापमान जो है लगातार इतना बढ़ रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए नियम बनाए गए थे यहाँ पर। अब जब नियम बनाए गए तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ कि ये नियमों को क्या सभी को पालन करना पड़ेगा, विकसित और विकासशील दोनों देशों को, या खाली विकसित देशों को ही पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया लोगों को, देशों को, कि भैया जो विकसित देश है जैसे आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, इधर से आपका रूस हो गया, या फिर आपका कनाडा हो गया, या फिर आपका जो इधर फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इस तरह के जो विकसित देश है ये विकसित हुए कैसे हैं भैया? विकसित तो इसी तरह से हुए ना कि धरती को जो है कि गर्म किया इन्होंने, बहुत ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित की, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने फैक्ट्री लगाया, ठीक है, उससे इन्होंने पैसा कमाया और ये विकसित हो गया इस तरह से। ठीक है, अब भैया आप विकसित हो गए हो और भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब जो देश है ये विकासशील देश है, अभी विकसित होने की कगार पे ये बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो इनको आप बोल रहे हो कि भैया चलो एक काम करते हैं, हम तो विकसित हो गए यहाँ पर, तुम अभी विकासशील हो, दोनों मिलकर के काम करते हैं, मैं भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैं अपनी फैक्ट्रियों से कम निकलवाऊंगा अपने देश की, तुम भी ऐसा करो। ठीक है, तो भारत और चीन जैसे जो देश थे ये सामने आते हैं, और भारत और चीन जैसे देश यानी विकासशील देश जो है अमेरिका जैसे देशों को बोलते हैं, यानी विकसित देशों को बोलते हैं कि हमको पगला समझा है का बे, एकदम मतलब तुम यहाँ विकसित हो गया यहाँ पे और डेवलप कंट्री बन गया, हम लोग अभी आगे बढ़ ही रहे तो तुम हम लोग को रोक रहा है यहाँ पर कि भैया तुम एक काम करो कि यहाँ पर धुआं कम भेजो, प्रदूषण कम फैलाओ है।
अब तुम लोग तो पूरा एकदम प्रदूषण फैला दिए और हमारे लिए यहाँ पर नियम कानून बना दिए कि हाँ तुम नियम लागू हो गया, इस तरह से तुम धुआं नहीं फैलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करेगा, है ना, इस तरह का हम नियम मानेंगे, तो हमको तो पगला समझ लिया तुम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल अब वैलिड बात थी भैया। ये जो विकासशील देश थे गलत बात तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि जो देश यहाँ पर विकसित हुए हैं वो यहाँ पर धरती को एक तरह से गर्म करके, धरती को प्रदूषित करके ही तो हुए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो भारत और चीन जैसे जो देश है उनको यहाँ पर फ्रीडम मिला कि भैया जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं इसका आप उत्सर्जन कर सकते हो जब तक आप विकसित नहीं हो जाते। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका विकसित देश है उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी गैसें जो आपका धरती को गर्म करती है, एक आग के गोले के रूप में यहाँ पर धरती को परिवर्तित करती जा रही हैं, तो इस तरह की गैसों का उत्सर्जन कम करे। मतलब अपनी फैक्ट्रियों को ये स्ट्रिक्ट निर्देश दे अपने देश की फैक्ट्रियों को कि भैया जो भी आपका गैस वगैरह आप निकालते हो अपने फैक्ट्री में से, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस, उसको कम करो भाई, क्योंकि धरती को बचाना है। ठीक है, नहीं तो भैया अमेरिका जैसा देश तो एकदम तुरंत भारत और चीन जैसे देशों को बोलने लग जाता है अरे भैया साथ में मिलकर काम करते हैं, कद्दू साथ में मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पर एक तो तुम लोग यहाँ विकसित हो गए और हम लोगों के लिए यहाँ नियम कायदा कानून लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कारण से भारत और चीन जैसे जो देश है इनको जो है सो की थोड़ी सी रियायत दी गई है विकासशील देशों की, कि भैया आप अपना विकास कर सकते हो, ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्सर्जन आप कर सकते हो जब तक आप विकसित नहीं हो जाते हो। विकसित देशों की यानी डेवलप कंट्रीज की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भैया ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्सर्जन वो कम करे और धरती को वो बचाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने सोचा आपको समझा ही देते हैं, लगे हाथों तो मैंने आपको समझा दिया है ना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा बच्चों। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से था कि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने का क्या कारण था भैया, तो वो इसलिए था क्योंकि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट देने का कारण यह था क्योंकि विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी बनती है ग्रीन हाउसेज गैसों को उत्सर्जन को लेकर के। ठीक है, और विकासशील देश अर्थात भारत और चीन जैसे जो देश है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर काम लिखा है, इसको यहाँ पर कम लिखिएगा, ये मिसटाइप हो गया। ठीक है, ये बहुत कम जो है सो कि ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित करते हैं, और उल्टा ये विकासशील देश है भैया, अभी तो डेवलप हुए नहीं है, तो इनकी जिम्मेदारी कम बनती है धरती को बचाने को लेकर के, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अप्रवासी व शरणार्थी में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों, जो आपके अप्रवासी होते हैं वो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक अप्रवासी है जो भारत छोड़ करके अमेरिका यानी यूएस जाना चाहता है। ठीक है, तो वो यहाँ भारत छोड़ करके अमेरिका चले जाते हैं, वहां की नागरिकता वगैरह ले लेते हैं, तो वो अप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, वहीं शरणार्थी जो होते हैं जिनको इंग्लिश में आप रिफ्यूजी बोलते हैं, वो कौन होते हैं भैया, वो लोग होते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया था, तो वहां के जो देश के जो लोग थे ना वो मजबूरी में अपना देश छोड़ करके भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से किसी देश में अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, या फिर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है, तो लोग अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो लोग अपना देश छोड़ रहे हैं और दूसरा देश उसको कोई अपनाता नहीं है जल्दी, क्योंकि और देशों का पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा है, तो वो क्या बन जाते हैं भैया, वो शरणार्थी बन जाते हैं। और ये जो है खतरे के नए स्रोतों में आप लिख सकते हैं, शरणार्थी जो है ना भैया खतरे के नए स्रोतों में आता है, कि भैया आज के टाइम पे शरणार्थियों की संख्या जो है, रिफ्यूजीज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर बढ़ती जा रही है, जिससे कि पूरी दुनिया में ये एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25वें में, और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 28 तक जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ये आपके 4 मार्क्स वाले यानी 4 नंबर वाले होने वाले हैं। इनका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है कम से कम। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि बोला जाता है 100 शब्दों में आंसर देना है, 150 शब्दों में आंसर देना है, तो कई बार जो मैं आपको आंसर लिख करके दिखाता हूँ सैंपल पेपर के अंदर वो इतना वर्ड में होता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जिसको आप सब हेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बेसिस पे आप जाकर के आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो मैंने आई थिंक सैंपल पेपर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपना एग्जाम लिख रहा था पॉलिटिकल साइंस का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि मेरे को सब कुछ आता था, लेकिन
मैंने अपने पीछे वाले जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो उसको मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था एग्जाम हॉल में, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई एक मेरे को पॉइंट बता दे, एक सब हेडिंग बता दे इस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन था 6 नंबर का, ठीक है। मेरे को पूरा क्वेश्चन आता था, उसका आंसर पूरा आता था कि कैसे लिखना है मुझे, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई एक मेरे को सब हेडिंग बता दे, मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। और लिटरली उसने सिर्फ मेरे को एक वर्ड बताया कि हाँ ये इसके आंसर का एक वर्ड है। मैंने पूरा का पूरा आंसर जो है वहां पर लिख दिया था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर्स के सब हेडिंग भी याद है ना, तो इजीली आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ दोनों चीज आपको देने का, बाइलिंगुअल देने का। एक तरह से बोले तो बाइलिंगुअल तो वैसे आपका दोनों भाषा को मिक्सचर होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो चीजों का कॉम्बिनेशन देता हूँ। एक तो मैं आपको पकी पकाई खिचड़ी दे देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको मैं सब हेडिंग बेस्ड आंसर दे देता हूँ कि हाँ भैया ये सब हेडिंग इस तरह से दिया गया है और उसके आगे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। मैं एक्सप्लेनेशन आपको बोल करके बता देता हूँ आपको यहाँ पर ओरली, वही आपको वहां पर वर्ड्स में लिख करके आंसर उस तरह से यहाँ पर अपना कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें करता हूँ आपके लिए, ताकि भैया आपकी तैयारी भी होती रहे अच्छी तरीके से और आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहे, है ना। चलिए, तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो 25वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। भारत के अंदर जो पहले 3 आम चुनाव हुए थे, फर्स्ट 3 इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो एकदम टॉप पे थी, बिल्कुल, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी पार्टी टॉप पे रहती है ना, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी वाली जो पार्टी है, उसी प्रकार से उस टाइम पे नेहरू जी की जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, वो बिल्कुल टॉप पे थी, ठीक है। उसके टक्कर में तो छोड़िए, उसके आसपास भी कोई नहीं भटक पाता था। उनको कोई और पार्टी ले लीजिए, उसको उतना वोट ही नहीं मिलता था जितना वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिल जाता था। तो ऐसा क्यों देखने को मिला? और भैया पहले 3 आम चुनाव तक ही क्यों देखने को मिला? उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का कैसे डाउनफॉल हमें देखने को मिला भैया, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपको बता देना है कि 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों था। उसके बाद को लेकर के भी एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं जो आज एक लाइव स्ट्रीम लूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा उसके अंदर डिस्कस करने का, ठीक है। आप मुझसे वहां पर पूछ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले 3 आम चुनाव के अंदर कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा था पहले 3 आम चुनाव में, वो इसलिए था क्योंकि भैया कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी लीडर थे वो सभी भारत देश की आजादी के लिए लड़े थे। तो एक इमोशनल सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था लोगों का कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को लेकर के, ठीक है। इसीलिए भारत के अंदर ज्यादातर जो जनसंख्या है, या कह लीजिए ज्यादातर जो जनता है, वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देती थी, ठीक है। इसीलिए पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। मैं दब बोलने वाला था, खैर, ठीक है। तो एक ये चीज लिख सकते हैं। दूसरा है भैया सबसे पुराना राजनीतिक दल होना। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टियों में यहाँ पर काउंट किया जाता है इस पार्टी को, ठीक है। तो एक ये एडवांटेज मिल गया था, जिस कारण से पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है उसको ही ज्यादातर वोट देखने को मिले, उसका ही दबदबा देखने को मिला, उसका ही प्रभुत्व देखने को मिला। अगला आप लिख सकते हैं पार्टी का राष्ट्र व्यापी नेटवर्क होना। पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर नेटवर्क फैला हुआ था। जैसे अभी जियो का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है ना, उस टाइम पे भैया कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ था। तो एक ये कारण था भैया कि पहले 3 आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिला। प्रसिद्ध नेता थे इस पार्टी के अंदर, जैसे आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए हमारे, नेहरू जी हो गए हमारे, ठीक है। आपके इस तरह के नेता जो है इस पार्टी के अंदर हमें देखने को मिले, इसीलिए ये पार्टी इतना टॉप पे थी उस टाइम पे। सबको समेट करके मेल जोल के साथ चलने की प्रकृति थी इसके अंदर। जितने भी लोग थे, जितने अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग थे, सबको मिला करके ये पार्टी आगे चलती थी। इस कारण से भी पहले 3 आम चुनाव के अंदर ये पार्टी जो है सबसे टॉप पर रही थी, ठीक है। इसका दबदबा देखने को मिला था। अगला है भारत की चुनाव प्रणाली में भी इसका अहम योगदान था, ठीक है। भारत जैसे देश में नेहरू जी को ये बोला गया कि इस देश में आप लोकतंत्र ला ही नहीं सकते, और वोटिंग तो क्या ही भैया, वोटिंग का प्रोसेस क्या है, अनपढ़ गवार लोग रहते हैं यहाँ पर, आप वोट करवाओगे, ठीक है। मजाक उड़ाया गया था नेहरू जी का उस टाइम पे, लेकिन नेहरू जी ने बोला था अरे भैया ये तो भैया ईगो पे आ गई बात, अब चलो मैं करवा के दिखाता हूँ, और नेहरू जी ने कर दिखाया था ये, ठीक है। जिससे कि जो वेस्टर्न मीडिया था ना वो एकदम चुप हो गया था, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था जो कि भैया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही आया, और कांग्रेस पार्टी जो है प्रथम 3 आम चुनाव के अंदर जो है अपना दबदबा कायम करने में यहाँ पर सफल रही थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। जो आपका सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका विघटन क्यों देखने को मिला, सोवियत संघ क्यों टूट गया, क्या 4 कारण थे आपको बताने हैं। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, ये एक कारण था जिस कारण से सोवियत संघ यहाँ पर हमारा टूट गया, कोलैप्स कर गया भैया। वहां के जो भी नागरिक थे उनकी जो भी पॉलिटिकल कह लीजिए इच्छाएं थी और आर्थिक इच्छाएं थी, उनको जो है सो कि सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रहा था, वहां की पार्टी जो है पूरा नहीं कर पा रही थी। एक ये कारण बना कि सोवियत संघ जो है यहाँ पर टूट गया 15 अलग गणराज्यों के अंदर। अगला था भैया सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। आपको पता है वहां पर एक पार्टी ने लगभग 70 सालों तक यहाँ पर राज किया, ठीक है। अब भैया जब यहाँ पर पार्टी इतने लंबे समय तक राज करेगी और उसको पता है कि कोई उसका अपोजिशन में नहीं है, तो वो क्या होगा भैया, वहां पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला जाता है। वहां पे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इस तरह से, है ना, वो जवाबदेह ही नहीं रहते जनता के प्रति, तो भाई जनता तो गुस्से में आएगी ही। तो एक ये कारण था भैया जिस कारण से सोवियत संघ का यहाँ पर हमें विघटन देखने को मिला। अगला देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बताया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीति पर अंकुश होना। ये मैंने आपको बता दिया, लंबे समय तक जो है सो कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहीं पर शासन की थी, तो राजनीति पर, पॉलिटिक्स पे भैया उसका पूरा कंट्रोल आ गया था, ठीक है, जिस कारण से जनता भैया नाखुश हो गई थी। तो एक ये कारण आप लिख सकते हैं। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना। जितने भी इसके पास रिसोर्सेज थे यूएसएसआर के पास, इन्होंने ज्यादातर जो अपना रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो परमाणु हथियारों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जनता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। ये कि भैया डेवलपमेंट की बात आई तो वहां पर 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, परमाणु हथियारों पर 9 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनता को बहुत ज्यादा अफर्ड रहा था इस तरह से ना, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा हमारा टैक्स का पैसा है और ज्यादातर पैसा यहाँ पर परमाणु हथियारों पर खर्च किया जा रहा है, हमारी डेवलपमेंट पे तो पैसा खर्चा किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जनता जो है इससे भी काफी नाखुश थी, इस कारण से भी भैया यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला है भैया प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। जो भी प्रौद्योगिकी था आपका यूएसएसआर का, यानी टेक्नोलॉजी था, जो भी इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि आपका रोड हो गया, ठीक है, हाईवे और रोड और हाईवे तो बात बराबर ही है, ठीक है, और भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर था और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे था सोवियत संघ। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपका कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। शक्ति संतुलन को थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि शक्ति संतुलन होता क्या है। देखिए शक्ति संतुलन का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई देश पूरी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि दूसरे देशों को वो भैया नीचा समझने लग जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेरिका है आपका, ठीक है। अब जब आपका सोवियत संघ टूटा था 1991 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे एक जो सुपर पावर बचा था वो कौन बचा था भैया, अमेरिका, ठीक है। अगर मान लीजिए अमेरिका ही आज के टाइम पे सुपर पावर बना रहता और कोई देश जो है विकसित करता ही नहीं, अपने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाता ही नहीं, तो क्या है, अमेरिका तो राजा बन के बैठ जाता। जो अमेरिका बोलता वो हर देश को मानना पड़ता पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, ठीक है। जैसे ही आपका 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स किया, उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बनकर के उभरा, तो और भी देश जो है आगे महाशक्ति बनने लग गए। जैसे अभी आप देखेंगे तो भारत जो है एक महाशक्ति है पूरी दुनिया में, चीन है एक महाशक्ति, ठीक है, उसी प्रकार से यूरोपीय संघ है, ठीक है। मान लीजिए एक जो देश है वो अकेले इंडिविजुअल लेवल पे एक महाशक्ति नहीं बन पाया है ना, तो वो ग्रुप बना करके एक महाशक्ति बन गया, जिससे कि अमेरिका जैसे देशों से वो शक्ति संतुलन बैठा सके, ठीक है। मान लीजिए भगवान न करे वैसा कि भैया अमेरिका और यहाँ पर यूरोपीय संघ का लड़ाई हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो आपको क्या लगता है अमेरिका जीत जाएगा या यूरोपीय संघ जीत जाएगा? कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों का पावर जो है लगभग इक्वल है। क्योंकि यूरोपीय संघ में अकेला एक ऐसा कोई देश ही नहीं है जो अमेरिका से टक्कर ले सके, है ना, इसीलिए इन्होंने ग्रुप बना लिया। उसी प्रकार से आसियान के ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। मान लीजिए अमेरिका और चीन का युद्ध हो गया, तो क्या लगता है अमेरिका जीतेगा कि चीन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि भैया दोनों के पास शक्ति समान ही है। चीन के पास भी परमाणु बम है और यहाँ पर अमेरिका के पास भी परमाणु बम है ना, तो वैसे भी ये लोग युद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही चीजें होती है कि भैया मान लीजिए कि परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं तो खाली अमेरिका के पास ही परमाणु बम होता और दुनिया में किसी के पास परमाणु बम होता ही नहीं, ठीक है।
और अमेरिका अपना टेस्टिंग कर चुका था। यहाँ पर जापान का दो शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर परमाणु बम गिरा चुका था। तो पूरी दुनिया वैसे ही उसको देख के डरी हुई थी। अब पूरी दुनिया में किसी के पास परमाणु बम होता ही नहीं, तो सब जो है अमेरिका से डर के रहते कि अरे भैया अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु बम नहीं गिरा दे यार, हम तो डर के रहेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए क्या किया, सब देशों ने अपने लेवल पर परमाणु बम विकसित करना शुरू कर दिया। ठीक है, इधर से चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, इधर से फ्रांस के पास न्यूक्लियर बम आ गया। ठीक है, और भी देश, रूस ने अपना उसी टाइम पे कर लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर साल आया था 1974, जब हमें भी लगा कि हमें भी परमाणु बम बनाना चाहिए, हमने भी बनाया, लेकिन हम फेल हो गए थे उस टाइम पे। फिर 1990 यानी 1999 की बात है, आपका पोखरण में हमने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए भारत ने टेस्ट किया था 1990s के टाइम पे, 1999 के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने टेस्ट किया और हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारे पास भी परमाणु बम आ गया। लेकिन इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें, जिसमें आपका चीन को काउंट नहीं किया जाता है, तो और किसी के पास तो परमाणु बम था नहीं, तो यहाँ पर एक तरह से शक्ति संतुलन बैठ नहीं रहा था। हालांकि हम किसी को परमाणु बम से परेशान नहीं करने वाले थे, हमने उसी टाइम पे घोषणा कर दी थी कि परमाणु बम का इस्तेमाल हम कभी भी पहले नंबर पे नहीं करेंगे, हम अपने बचाव के लिए ही परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ने भी परमाणु बम टेस्ट कर लिया, उन्होंने भी बना लिया अपना। तो इससे क्या होता है, शक्ति संतुलन बना रहता है। ठीक है, कोई एक देश इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि अन्य देशों को परेशानी होने लग जाए। इसीलिए सभी देश जो है निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अपनी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को विकसित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, ताकि यहाँ पर बैलेंस जो है पावर का वो बना रहे, शक्ति संतुलन बना रहे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से था हमारा कि शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो देखिए भैया, शक्ति संतुलन वह व्यवस्था होती है जिसमें निरंतर प्रयास रहता है कि कोई देश अधिक शक्तिशाली बनकर के वर्तमान संतुलन को बिगाड़ ना दे। ठीक है, कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा करके, आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत बढ़ा करके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उस देश की वो अच्छा से डेवलप कर ले। इससे क्या हो सकता है भैया, वो शक्ति संतुलन कायम कर सकता है, जो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर है उसको यहाँ पर बनाए रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना बच्चों, तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है ना। हमारा जो मोटिवेशन है वो धरती से चांद और चांद से मंगल ग्रह पे पहुंच जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर करके, ये आप देख सकते हैं, और हाउ डज अ कंट्री मेंटेन दिस। ठीक है, और इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य बताइए। जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक सा काम यही है कि पूरी दुनिया को स्वस्थ रखो भैया। ठीक है, हेल्दी रखो। अब हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, हर एक देश को यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि ये नया बीमारी आ गया है, इससे हम ऐसे बच सकते हैं, ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोरोना जब फैला था 2019-20 की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे WHO जो है टाइम टू टाइम जो है सो की चीजें बताता रहता था कि कोरोना से ऐसे बचना है, हाथ सैनिटाइज करना है। ठीक है, मास्क लगाना है ना, दूरी बनाए रखना है, डिस्टेंस जो है सो की बनाए रखना है एक दूसरे के बीच में। तो इस टाइप की एडवाइजरी जो है आपका WHO टाइम टू टाइम जारी करता रहता था कि ये चीजें जो है देश कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हर प्रकार की रोगों की रोकथाम के लिए जो है विश्व आपका स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए काम करता है। यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, वो बात करने से या इस तरह से फैलता है, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, उसको रोकने के लिए आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। पोलियो जैसा डिजीज को रोकने के लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत ज्यादा काम किया है। जैव चिकित्सा जो है उसको अनुसंधान करना, यानी इस तरह से रिसर्च वगैरह करना, अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना और वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी करना। ठीक है, ग्लोबली जो टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, उसकी निगरानी करना। जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती थी ना पहले कि हाँ भैया पोलियो का वैक्सीन है, या पोलियो का डोज दिया जाता था। वैक्सीन तो क्या ही, पोलियो का डोज ज्यादातर होता है कि आपने भी बचपन में जरूर पिया होगा, 2 बूंद पोलियो की जरूरी है ना, अमिताभ बच्चन जी ऐड भी करते हैं। तो इस तरह का जो कार्यक्रम होता है या जो भी कह लीजिए काम होता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है ताकि पूरी दुनिया को हेल्दी बनाए रखा जा सके, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों।
इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के किन्हीं 4 परिणामों को उजागर कीजिए। ठीक है, जो आपका ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो करके, वहां पर जून 1992 में जो है सो कि एक कह लीजिए सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो उसके क्या परिणाम, रिजल्ट क्या निकल करके आए। ठीक है, तो यहाँ पर भैया इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि रियो सम्मेलन के 4 परिणाम जो कि इस प्रकार से, पहला, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए इस सम्मेलन के अंदर कि भैया कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की स्पष्टता सामने आई। और क्या देखने को मिला, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्वीकार किया गया कि भैया साझी जिम्मेदारी जो होती है वो सबकी होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, साझी संपत्ति और अलग अलग आप कह सकते हैं जिम्मेदारी वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार जो है निर्धारित किए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी का, आपका जो मैप वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। वैसे मैंने मैप के ऊपर 2 वीडियो बना रखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, आप जा करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी, द कंट्री वेयर इंडिया सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस इन 1987, तो वो है भैया श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो है भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी। ठीक है, अब श्रीलंका आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा, ये नीचे साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अब इसको आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो क्रम संख्या है यानी क्वेश्चन नंबर है 1, संबंधित अक्षर यानी रिलेटेबल कैरेक्टर है सी, और देश का नाम क्या है भैया, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वह देश जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है, द कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया चलो ईस्ट पॉलिसी, तो वो है भैया यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश जो है आपको कहाँ यहाँ पर देखने को मिलेगा मैप के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डी से आपको लोकेट करके दिखाया गया है ना, ये है आपका बांग्लादेश। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं बांग्लादेश। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आंसर शीट में इस तरह से लिखना है, क्रम संख्या है हमारा दूसरा, संबंधित अक्षर है डी, और देश का नाम है यहाँ पर हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश, कंट्री सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड ऑफ साउथ एशिया, वो कौन सा देश है भैया, नेपाल। नेपाल अगर आप देखेंगे तो चारों साइड से जो है यहाँ पर भूमि से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है, कोई भी इसका एक साइड नहीं है जो समुद्र से लगता हो। जैसे अगर आप भारत को देखेंगे तो हमारी ये वाला जो हिस्सा है या ये वाला भाग जो है हमारे देश का, ये समुद्र से लगता है, लेकिन नेपाल जो है आपका, इसका कोई सा भी हिस्सा जो है समुद्र से नहीं लगता है। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया का ऐसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसका ये नेपाल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर था भैया यहाँ पर तीसरा, संबंधित अक्षर है ए और देश का नाम है हमारा नेपाल। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, वह देश जहां वर्ष 1999 के बाद सैनिक तख्तापलट हुआ, कंट्री वेयर मिलिट्री कॉप टुक प्लेस आफ्टर 1999, तो वो कौन सा देश है भैया, वो है आपका पाकिस्तान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका पाकिस्तान। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसका ये पाकिस्तान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे आंसर शीट में लिखेंगे, तो ये है भैया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्रम संख्या 4 है, संबंधित अक्षर बी है और देश का नाम है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान। तो इस प्रकार से मैप वाला जो क्वेश्चन था उसको आपको अटेंड करना था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं भैया सेक्शन सी के, आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस भाग में, जहां पर हमसे दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स वाले होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे और यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया है कि साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। तो साझी संपदा को पहले समझिए, फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम इस विचार को कैसे यहाँ पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा कि साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी जो है आपका, या अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो साझी संपदा क्या होता है, साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान,
कुआं या नदी आदि, ठीक है। ये ऐसे संसाधन होते हैं आपके जिसके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में 6 लोग रहते हैं और उन 6 लोगों का खाना एक जगह बनता है, एक चूल्हे के ऊपर बनता है, ठीक है। तो उस चूल्हे का अधिकार जो होगा कोई इन 6 में से एक आदमी का नहीं होगा। ये जो चूल्हा होगा जिसके ऊपर खाना बन रहा है ये इन 6 लोगों का ही होगा, ठीक है, इस पूरे परिवार का होगा। उसी प्रकार से जो चारागाह मैदान होते हैं, ऐसे मैदान जहां पर जो है कि पशुओं को ले जाकर के हम वहां पर घास वगैरह खिला सकते हैं, तो इस मैदान का मालिक कोई एक नहीं होता है, ठीक है। कुआं जो होता है हमारा जिसके अंदर से पानी निकाला जाता था पहले के टाइम पे, अब तो कुआं बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो कुआं होता है, नदी जो होता है हमारा, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरे एक समुदाय का अधिकार होता है, या ये कह लीजिए कि सभी लोगों का अधिकार होता है, ठीक है। उसी प्रकार से साझी संपदा के अंदर पृथ्वी का आपका वायुमंडल आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है, समुद्री सतह आ जाता है और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल हो जाता है। देखिए हमने धरती पर सब चीज तो बांट लिया, लेकिन हम वायुमंडल तो नहीं बांट पाए अपना, है ना। मान लीजिए कोई हवा जो है, कोई जहरीली हवा भारत में ऊपर उठ रही है, ठीक है, भारत से आपका निकल रहा है, तो वो हवा आपका पाकिस्तान में भी जाएगा, ठीक है, वही आपका हवा जो है सो कि अफगानिस्तान में भी जाएगा। तो हमने वायुमंडल को तो नहीं बांट पाया। उसी प्रकार से अंटार्कटिका जो है इसको भी हम नहीं बांट पाए हैं, ठीक है, समुद्री सतह को भी नहीं बांट पाए हैं, बाहरी जो अंतरिक्ष है आउटर स्पेस जो है इसको भी हम नहीं बांट पाए हैं। तो ये सब हमारा साझी संपदा के अंदर आता है, ठीक है। अब इसकी अलग अलग भूमिका से क्या अभिप्राय है और हम इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए विचारों को लागू करने के उपाय डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून विकासशील देशों के अनुकूल हो, ठीक है। जो भी पर्यावरण को बचाने के लिए जो कानून होना चाहिए वो विकासशील जो देश है, यानी कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनके अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया खाली विकसित देश ही अपना फायदा देखे, विकासशील देशों को कोई फायदा यहाँ पर ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल होना चाहिए विकासशील देशों के। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त कोष होना चाहिए, ठीक है। भैया अगर पर्यावरण को यहाँ पर बचाना है तो उसके लिए यहाँ पर फंड की जरूरत होती है, फ्री में पर्यावरण नहीं बच सकता है आपका, थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो इस तरह से एक कोष होना चाहिए। व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, राजकीय और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। आपका इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, रीजनल लेवल पर, आप कह लीजिए नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, हर लेवल पे आपका यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए साझी संपदा को बचाने को लेकर के। साझी संपदा तथा संसाधनों पर अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिए, रिसर्च वगैरह किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि कैसे हम इसको बचा सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, साझी संपदा, ठीक है, साझी संपदा मैंने आपको बता दिया। और अलग अलग जिम्मेदारी क्या होती है, तो अलग अलग जिम्मेदारी से यही मतलब है कि साझी संपदा को बचाने को लेकर के कोई एक देश की जिम्मेदारी नहीं होती है, सभी देशों को मिलकर के काम करना होता है। और हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है, तो कैसे हम लागू कर सकते हैं इसको उपाय मैंने आपको बता दिया। ओके, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया है, वर्णन कीजिए, ठीक है। जो आपका यूरोपीय संघ बना था, यूरोपियन यूनियन बना था, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बना था, लेकिन धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है, एक राजनीतिक संगठन का रूप जो है इसने ले लिया है। तो ये कैसे लिया है भैया, उसके बारे में ही आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप के जो है कि कई वजह से कमजोर पड़ गया। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मिसटाइप है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा विश्व युद्ध जब हमारा हुआ था तो आप देखेंगे यहाँ पर यूरोप के कई हिस्से, खास करके पश्चिमी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, ठीक है। ये यूं कह लीजिए कि यूरोप जो है वो कमजोर पड़ गया था। तो अमेरिका द्वारा जो है सो कि मार्शल योजना यहाँ पर लाई गई। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसके तहत किया गया था कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी और पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता यहाँ पर मिली थी, ठीक है। पश्चिमी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पुनर्गठित करने के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा जबरदस्त मदद की थी। इसे ही मार्शल योजना का नाम दिया गया था। और जब भैया अर्थव्यवस्था पुनर्गठित हो गई तो यहाँ पर हमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना देखने को मिली, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना देखने को मिली तो और क्या चीजें देखने को मिली कि भैया यूरोपीय परिषद भी आ गया। अब हमारा 1949 में यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक मदद तथा सहयोग की शुरुआत हुई यहाँ पर। और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन यहाँ पर हमें देखने को मिला। फाइनली अब यहाँ पर हमारा यूरोपीय संघ बन गया, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ के एक राज्य की भांति है ये,
ठीक है, एक देश की तरह है जिसका अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, अपना स्थापना दिवस है, एक मुद्रा, एक समान विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, न्याय एवं घरेलू मामले पर आपसी सहयोग देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में तो ये एक राजनीतिक संस्था था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये संगठन बदलते बदलते अब एक राजनीतिक जो संगठन है उसका रूप इसने ले लिया, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे? ठीक है, भारतीय परिदृश्य में यानी भारत की अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए, हमारे देश को ध्यान में रखते हुए हमें किस किस्म की सुरक्षा की जरूरत है, पारंपरिक सुरक्षा या अपारंपरिक सुरक्षा? ठीक है, तो आंसर हमें इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि भैया यहाँ पर भारतीय संदर्भ में बात करें तो दोनों ही प्रकार का हमें यहाँ पर खतरे का सामना करना पड़ा है गंभीर रूप से, ठीक है, तो हमें दोनों तरह का सुरक्षा का जरूरत है। भारत को 1947-48 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में पाकिस्तान के हमले का सामना करना पड़ा, जबकि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, ठीक है। कश्मीर व पूर्वोत्तर के राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती होने के कारण अति संवेदनशील है और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूती व वैश्विक सहयोग का पक्षधर भी रहा है। गरीबी, कुपोषण, महामारी व आतंकवाद आदि से भारत जूझ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि भारत को जो है यहाँ पर पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है। दोनों हमें यहाँ पर दोनों सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया भारतीय संदर्भ में दोनों ही खतरे जो है सो कि उसका सामना हमें यहाँ पर गंभीर रूप से करना पड़े, ठीक है, इसलिए दोनों प्रकार की सुरक्षा हमें चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ जाता है कि भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, ठीक है। मैक्सिको एक देश का नाम है तो भारत भी एक देश का नाम है, यार ये तो कॉमन सी बात है, मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, ठीक है, अपना प्यारा भारत है। तो भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों की अगर बात करें ना तो वहां पर एक खास समय की अगर बात करें तो एक ही पार्टी का शासन हमें देखने को मिला है। जैसे आप देखेंगे भारत में स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी रही है, उसी प्रकार से मैक्सिको में पीआरआई पार्टी रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या बनता है कि मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था, कि भैया मैक्सिको में जो एक पार्टी का शासन लंबे समय तक हमें देखने को मिला, एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो भारत की व्यवस्था से किस प्रकार से अलग है, ये आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये का पूछ लिया हमसे, ठीक है, ऐसे एक मीम याद आने लग जाता है बच्चों को ये क्वेश्चन देख करके, है ना, कि क्या लिखूं क्या लिखूं, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्लो बग्गे बिल्लिया दे की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लिया दे बग्गी करेगी। दिमाग खाली है मेरा, कुछ लिख नहीं पाऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टफ लगता है कई बच्चों को। तो देखो भारत की बात करें और अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में जो एक पार्टी का शासन रहा है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन बता रहा हूँ, निष्कर्ष बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर जो एक पार्टी का शासन हमें देखने को मिला है वो थोड़ा सा जोर जबरदस्ती से देखने को मिला है। लेकिन भारत की बात करें तो हमारे यहाँ का केस बिल्कुल उल्टा था। हमारे यहाँ पर जनता का समर्थन बहुत ज्यादा था पॉलिटिकल पार्टी को, आपका कांग्रेस जो था पार्टी, उसको जनता का समर्थन, भारत की जनता का समर्थन बहुत ज्यादा था। लेकिन मैक्सिको में जो पीआरआई पार्टी थी उसको जनता का समर्थन उतना नहीं था, उन्होंने धांधलेबाजी करके इस तरह से, है ना, तब अपना जो शासन लंबे समय तक कायम रखा था, है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत में जो एक पार्टी का शासन देखने को मिला और मैक्सिको में जो एक पार्टी का शासन देखने को मिला, दोनों में इतना अंतर था, आपका इस तरह का अंतर था, ठीक है। अब मैंने आपको कंक्लूजन डायरेक्ट बता दिया, आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हुए आपको चलना है कि मैक्सिको में यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि पीआरआई की विजयी रही, बाकी पार्टियां बस नाम मात्र की थी ताकि शासन दल को वैधता मिलती रहे, ठीक है। चुनाव के नियम शासन दल के अनुरूप तय किए गए थे, जो भी चुनाव के नियम थे वो भैया यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से तय किए गए थे। शासन दल जो थे उन्होंने चुनाव में अक्सर हेर फेर तथा धांधली की थी। यहाँ पर ये मैक्सिको की बात कर रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि भारत में एक दल के प्रभुत्व के पीछे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिल
मिलना था। कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो था मजबूत था तथा व्यापक था। जो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से कह लीजिए स्ट्रक्चर था वो काफी मजबूत था। विपक्षी दलों का यहाँ पर कमजोर होना, ठीक है, विपक्षी दल के जो भी संगठन थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे भारत में। तो यहाँ पर जो कांग्रेस था वो इजीली जीत जा रहा था। सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली ने भी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में भूमिका निभाई। हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी जीती थी उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट मिले थे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीआरआई पार्टी से कंपेयर करेंगे तो वो तो भैया धांधलेबाजी करके जीते थे, तो उनकी बात ही अलग है। तो इस प्रकार से भारत में जो एक पार्टी का सिस्टम रहा है वो आपका यहाँ पर, या एक पार्टी का जो प्रभुत्व देखने को मिला है आपका, वो आपका मेक्सिको की पार्टी जो पीआरआई पार्टी है उससे अलग है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो साउथ एशिया की अगर बात करें, यानी कि भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश है इन सबको मिला दिया जाए तो आपका ये साउथ एशिया बन जाता है। तो यहाँ पर कैसे हम शांति को बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के यह सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो भैया यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होगा तो सभी विकास भी कर पाएंगे, ठीक है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना है कि भैया अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी साइन कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी का यहाँ पर सहयोग भी बढ़ेगा, शांति भी स्टैब्लिश होगी। यह सभी देश अपनी विवाद शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी देश है आपके, भारत, पाकिस्तान आपका हो गया, इधर से भूटान हो गया, भूटान से तो वैसे हमारा कोई विवाद ही नहीं है, श्रीलंका हो गया, तो ये सारे देश मिल करके अपना जो है सो विवाद शांतिपूर्ण ढंग से अगर इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं तो हमारा यहाँ पर दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। गैर इलाकाई शक्तियों को इस क्षेत्र से अलग रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज कई बार जो है साउथ एशिया में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। तो इनको अगर साउथ एशिया से अलग रखा जाए ना तो शांति को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर। एकीकृत बाजार का गठन करे और आपसी व्यापार में वृद्धि होना चाहिए। सीमा विवादों को विपक्षी वार्ताओं से हल कर सकते हैं। हमारी जो भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स है दक्षिण एशिया के देशों के, साउथ एशियन कंट्रीज के, उसको हम लोग यहाँ पर बातचीत से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि पर पूर्णतः पाबंदी हो तभी हम लोग दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसका अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट और आ जाएगा बच्चों के मन में कि सर जी एक बात बताइए, 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट यहाँ पर बनेगा हमारा, तो 6 नंबर मिल जाएगा? तो बिल्कुल आपको 6 नंबर मिल जाएगा जो आप 3 पॉइंट में अपना आंसर लिख रहे हैं। जैसे स्वतंत्रता के समय भारत के सामने यहाँ पर कौन सी 3 चुनौतियां आई, क्वेश्चन में ही पूछ लिया 3 चुनौती, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पॉइंट जो बनेगा हमारा 3 ही बनेगा। इस तरह से जो सब हेडिंग बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा चुनौती, ठीक है, उन्हीं को आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि आपको पूरे वहां पर 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। एक अच्छा भूमिका और एक अच्छा निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ठीक है। भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका जो लिंक होगा मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। अगर आप भूमिका और निष्कर्ष बनाते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में तो आपका जो है सो कि 6 में से 6 मिलने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप भूमिका और निष्कर्ष नहीं बनाते हैं तो 6 में से 5 मिल जाएगा, 5.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 6 में से 6 मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी जो है सो कि ऐसा लगा था उस टाइम पे, और मेरा जो नंबर आया था वो 100 में से 95 आया था, तो इस हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इतने सालों का अनुभव भी है मेरा, कई टीचरों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ओके। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी 3 चुनौतियां आई थी, उसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला भैया एकता और अखंडता की चुनौती आई थी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा देश बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग थे, तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ मिलाकर के एक देश बनाया जा सकता है। जो वेस्टर्न कंट्री थी, ठीक है, जो बाहर के देश की जो कह लीजिए लोग थे, वो क्या कहते थे, अरे ऐसा देश ज्यादा लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता, और आज 2023 चल रहा है,
ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव भी हम क्रॉस कर चुके हैं, आज भी हम टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस टाइम पे कि कैसे हम लोग एकता के सूत्र में बांधे अपने देश को। हमारा जो देश था वो एक नहीं था, 565 रजवाड़ों में टूटा हुआ था। तो फिर भी हमारे यहाँ पे एक ऐसे लेजेंड हुए जिन्होंने ये 565 रजवाड़ों को क्या किया भैया, एक भारत अखंड भारत बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। तो एक ये चुनौती था हमारा। दूसरा था भैया लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार दिया गया है, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना करना जो है भारत में एक बहुत बड़ा चुनौती था कि भैया पढ़े लिखे लोग कम थे, ठीक है। कैसे हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी, ठीक है। तो एक ये चीज आप लिख सकते हैं। अगला है भैया समानता पर आधारित विकास हो। ऐसा विकास होना चाहिए जिससे कि संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ जो है सो कि समानता का व्यवहार किया जाए, चाहे कोई नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, ठीक है। कोई किसी भी धर्म का हो, सबका विकास हो, ठीक है, ऐसा विकास हो। तो एक ये भी चुनौती थी उस टाइम पे भारत के समक्ष। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस बच्चों ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस का। आशा करता हूं कि आपको ये सैंपल पेपर समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में भैया पूरा पेपर अटेंड करके आना है, ठीक है। और एक अभी और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा लास्ट टाइम टिप्स वाला, जिसके अंदर मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आप सभी को अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो इसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।